स्टेट और धर्म को मिक्स करना उनका तो ये एकदम एक्सप्लिसिट था कि जैसे यूरोप और अमेरिका ने सेपरेट करा हुआ है वैसे भी हमें करना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है। तो बहुत सारा अब व्हाट्सएप ज्ञान है, इंटरनेट पे हिस्ट्री लिखी जाती है, विकिपीडिया कोई पढ़ के कोई बोलता है कि 4 चीज़ें पढ़ के वो भी उनको लगता है कि वो भी हिस्टोरियंस हैं। जो दोनों हिंदूज और मुस्लिम्स के पास पावर नहीं था, ब्रिटिश रूल था, तो उस टाइम तो पावरलेसनेस वाली फीलिंग थी और उस टाइम एक नेगोशिएशन चल रही थी कि किसको क्या मिलेगा अल्टीमेटली जब ब्रिटिश चले जाएंगे तो कैसा संविधान बनाया जाएगा। तो आप मानती हैं कि वो वो आइडिया था जो कि एक आज़ाद भारत ने अपनाया, क्योंकि हम लोग धर्मनिरपेक्ष थे सन 47 से। हिंदू थियोक्रेसी उनका विजन नहीं था, एक थियोक्रेसी नहीं लेकिन एक एस्टैब्लिश्ड स्टेट होता है, जैसे पाकिस्तान इज़ नॉट अ थियोक्रेसी, ईरान इज़, पाकिस्तान इज़ नॉट। वो एक स्टेट है जो रिलीजन को, वो प्रीस्ट नहीं चला रहे लेकिन वो एक धर्म को प्रिविलेज करता है ऑफिशियली। नमस्कार, द रेड माइक की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक कार्यक्रम हम यहां पर शुरू कर चुके हैं, आपने इसके कई एपिसोड भी देखे होंगे, जिसका नाम है द रेड माइक लोकतंत्र सीरीज। अपने लोकतंत्र के बारे में जानने का प्रयास, ये लोकतंत्र बना कैसे, ये लोकतंत्र चल कैसे रहा है और उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। प्रिंसिपल्स को लेकर के भी बहुत बातचीत होती है। लोकतंत्र के इससे पहले के एपिसोड में आपने देखा डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ लोगों ने किताब लिखी थी, उनका हमने इंटरव्यू किया था। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि आज की प्रासंगिकता अगर आप उसकी देखें, रेलेवेंस देखें कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में, तो वो बहुत ज़्यादा है, और वो है हिंदुइज़्म। हिंदू कौन है, हिंदुत्व क्या है, हिंदूवादी क्या होता है। ये पहली बार नहीं है, ये सब भारत की राजनीति में इस पर चर्चा हो रही है। ये पहले भी हो रही थी, आज़ादी से पहले भी हो रही थी। इसका एक इतिहास है। इतिहास से क्या सीख लें, और इतिहास में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने इसको अपने हिसाब से परिभाषित कैसे किया, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। तो द रेड माइक और पेंगुइन रैंडम हाउस की तरफ से ये एपिसोड हम लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं लाला लाजपत राय की। आप जानते हैं कि वो उनके ऊपर एक किताब आई है, लाला लाजपत रायज़ आइडिया ऑफ नेशनहुड, बीइंग हिंदू बीइंग इंडियन। तो लाला लाजपत राय की परिभाषा क्या थी हिंदूवाद की, हिंदुत्व की, और वो बीइंग हिंदू बीइंग इंडियन राजनीति में कैसे फिट होता था और आज की डेट में उसको कैसे समझा जाए। तो हमारे साथ हैं इस किताब की ऑथर वन्या वैदेही भार्गव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत द रेड माइक के इस कार्यक्रम में। थैंक यू। थैंक यू। वन्या जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि खासी मोटी किताब है, बहुत वज़नी है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इस किताब को, मेरा एक सपना था कि मैं हिस्ट्री लिखूंगी, लेकिन हिस्ट्री एक सीरियस हिस्टोरियन भी मानी जाऊंगी बाय माय फेलो पीयर हिस्टोरियंस, बट ऑल्सो एक ऐसी हिस्ट्री लिखी जाए जो पब्लिक के लिए भी हो। तो जो हम सीखते हैं वो कभी कभी, क्योंकि हम एक स्पेशलाइज्ड डिबेट में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और हिस्ट्री एक ऐसा डिसिप्लिन है और सब डिसिप्लिन्स के तरह जो उसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं, डिफरेंट पीरियड्स के मुताबिक या डिफरेंट एरियाज़ के मुताबिक, डिफरेंट थीम्स के मुताबिक, जेंडर, कल्चर, फिल्म, मिलिट्री, पॉलिटिक्स। इसमें हम सब हिस्टोरियंस, हमारी स्पेशलाइजेशन होती है और हम उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। उसका एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, फिर हम प्रोड्यूस करते हैं वो, और हम पीयर रिव्यू जर्नल आर्टिकल्स में छापते हैं जो हमारे पीयर्स, फेलो हिस्टोरियंस रीड करते हैं और पास करते हैं। फिर हमें रिकग्निशन मिलती है कि आप एक क्रेडिबल हिस्टोरियन हो। लेकिन कभी कभी ये डिबेट, क्योंकि इसमें ही इतना टाइम लगता है, वो पब्लिक में नहीं आ पाता है। और कोई हैं जो मैनेज कर लेते हैं ये, लेकिन ये इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है कि पब्लिक वो रह जाता है, इस नॉलेज को पब्लिक तक पहुंचाना। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में सब लोगों में दिलचस्पी है, नॉलेज होनी चाहिए, और व्हाट्सएप ज्ञान नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत सारा अब व्हाट्सएप ज्ञान है, इंटरनेट पे हिस्ट्री लिखी जाती है, विकिपीडिया कोई पढ़ के कोई बोलता है कि 4 चीज़ें पढ़ के
वो भी उनको लगता है कि वो भी हिस्टोरियंस हैं, जो ट्रेनिंग है और एक्सपर्ट है उसी के इक्वल एक और तो वो डिफरेंस भी कम्युनिकेट करने के लिए Correct. ये ऐसा काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि लाला लाजपत राय के बारे में आप बात करिए, बीइंग हिंदू बीइंग इंडियन, ये इसलिए भी बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं हिंदुत्व की राजनीति बहुत प्रभावी रूप से की जा रही है, सफल भी हुए हैं 2 बार बीजेपी केंद्र में और कई राज्यों में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आज की भारतीय जनता पार्टी है ये फॉलो करती है आरएसएस के फुटस्टेप्स में, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उसका जो हिंदुत्व की परिभाषा है जो कि 1920s में परिभाषित हुआ था, उसके हिसाब से उसमें से बीजेपी निकली है और आज का हिंदुत्व राजनीति निकली है। इंटरेस्टिंगली यही कालखंड है, आपकी किताब में भी इसका उल्लेख है, जिसमें लाला लाजपत राय जो हैं वो बहुत क्लोजली एफिलिएट हुए और उन्होंने भी अपनी ये जो डेफिनेशंस हैं उसको वो उस पर आइडिएट कर रहे थे, उसके बारे में सोच रहे थे। तो मुख्य रूप से आरएसएस का हिंदुत्व और लाला लाजपत राय का हिंदूवाद, इनके बीच में आप कोई समानताएं देखती हैं या कोई आप डिफरेंसेस देखती हैं जिनके बारे में बताना चाहें? हाँ, तो एक तो लाला लाजपत राय के जो नेशनलिस्ट थॉट है वो 4 फेजेस में मैंने उसको 4 फेजेस में देखना चाहिए। 1880 से लेके 1928, सो उनकी एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ थी 40 इयर्स की, तो मैंने उसको 4 फेजेस में एनालाइज करा है। और सेकंड फेज़ में जब वो पंजाब हिंदू सभा में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें वो एक आइडिया आर्टिकुलेट करते हैं हिंदू नेशन का। और यहाँ पे टाइटल उनका, सॉरी गोइंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग 4 फेजेस के बारे में, वो लाला लाजपत राय आइडियाज ऑफ नेशनहुड, इसलिए वो आइडियाज है, एक आइडिया नहीं या एक आइडियोलॉजी भी नहीं, वो बहुत सारे आइडियाज भी करते हैं काफ़ी और डेवलप भी होता है और चेंज भी होता है, तो वो मैप करा है। सो सेकेंड फेज़ में 1909 में वो जब पंजाब हिंदू सभा में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें वो मोस्ट स्ट्रॉन्ग अपना आइडिया हिंदू नेशन का आर्टिकुलेट करते हैं और ये बोलते हैं कि जो हिंदूज हैं वो एक सेपरेट नेशन है और इसलिए हैं क्योंकि हमारी एक कॉमन संस्कृति है। और उनका जो आइडिया है हिंदू नेशन का, उसमें वो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को इंक्लूड नहीं करते। वो मानते हैं कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस अलग रिलीजियस नेशनलिटीज़ हैं, तो इंडिया एक जो लैंड है उसमें डिफरेंट रिलीजियस नेशनलिटीज़ हैं, हिंदूज एक सेपरेट नेशन है। उनका फोकस हिंदू नेशन को एकजुट करना है और इस टाइम पे सिख्स, बुद्धिस्ट और जैन्स को भी वो हिंदू मानते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि आपका धर्म अलग अलग होगा लेकिन आपका कल्चर हिंदू है। अब सिख्स इसको माने या नहीं वो एक अलग क्वेश्चन था, उससे उनने शायद डील नहीं किया, लेकिन उनके लिए ये एक वे था ऑफ बिल्डिंग द हिंदू नेशन। लेकिन और ये इट साउंड्स लाइक सावरकर, क्योंकि ये आप हिंदू नेशन बोल रहे हैं, हिंदू संस्कृति मान रहे हैं उसका कोर, और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को बाहर रख रहे हैं, तो ये सिमिलैरिटीज़ दिखाई देती है। और उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा ऐसे है कि हिंदू नेशन बना था अगेंस्ट द फॉरेन मुस्लिम एनिमी इस फेज़ में। ये सेकेंड फेज़ में जो था 1900 से लेके 1915 तक, उसमें ये उनका आइडिया था। डिफरेंस ये है कि जो सावरकर का हिंदुत्व था उसमें ये था कि उनने माना कि इंडिया में एक नेशन है, वो हिंदू नेशन है, और उसका कोर जो है वो हिंदू कल्चर है। सो इंडिया को, इस लैंड को और हिंदू संस्कृति को उनने जोड़ा ऐसे एक, और ये भी बोला कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को अगर आपको इस नेशन का पार्ट होना है, जो इंडिया में जो नेशन है, इसके लिए आपको अपना धर्म और अपनी संस्कृति छोड़ के, जो ये उनको फॉरेन लगता था, ये छोड़ के आपको भारतीय संस्कृति अपनानी पड़ेगी जो खाली हिंदू संस्कृति है। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपको यहाँ पे दूसरा दर्जा दिया जाएगा। जो लाजपत राय के लिए ऐसे, उनका कभी ऐसा आइडिया नहीं था कि आपको किसी को अपना धर्म, जस्ट बिकॉज वो मेजोरिटी में नहीं है, आपको अपना धर्म या संस्कृति अपनी तो यहाँ एकदम से एक डिफरेंस आया। हाँ, तो कभी बिटवीन आरएसएस फिलॉसफी ऑफ हिंदुत्व और लाला लाजपत राय का हिंदुत्व। अगर आरएसएस सावरकर को मानती है और जो 1920s में तो था, उससे इंस्पायर हुई थी, तो ये डिफरेंस है। और इक्वल सिटीजनशिप लाजपत राय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, और ये उनका एक एवोल्यूशन हुआ अपनी हिंदुत्व की परिभाषा में या हिंदूवाद की परिभाषा में। ये उनका 1909 में जो उन्हें हिंदू नेशन तभी से था। जब तक फिर वो थर्ड फेज आता है तो उसमें कुछ और होता है। अब तक वो ये मानते हैं कि चलो हिंदूज और मुस्लिम सेपरेट नेशन नहीं है, एक्चुअली हम 2 समुदाय हैं जो एक इंडियन नेशन में है। और फिर उन्हें जब यहाँ वो पहुँचे 1915 ऑनवर्ड्स,
वो इंडियन नेशन तक वो सेटल कर चुके हैं इस आइडिया पे कि नहीं, हम एक ही नेशन है और वो एक इंडियन नेशन है। सो इंडिया में एक ही नेशन है, इंडियन नेशन, और उसमें अब हमको क्या बांधता है, ये जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज़, उसको क्या बांधता है। और फिर वो ये सोचते हैं कि मतलब ये सब जो कल्चर है, अलग अलग विभिन्न कल्चर, वो सब इंडियन कल्चर का पार्ट है। तो उनका मानना ये था। और ही टॉक्स अबाउट, ही ट्राइज टू इमेजिन कि और क्या है जो बांधता है। तो एक बार उन्होंने ये भी बोला था कि जो हिंदूज़ और मुस्लिम्स हैं उनमें दोनों में, जैसे हिंदूज़ में मंगोलियन ब्लड भी है और मुस्लिम्स में आर्यन ब्लड है। तो हम एक मिश्रित रेस हैं। तो ये प्योरिटी वाला मामला उनको छोड़ रहे थे वो इस टाइम। ये उनका एवोल्यूशन हुआ, सोचने के तरीके में। और फिर ही वेंट एंड रीइंटरप्रेटेड द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल आल्सो इन दिस थर्ड फेज। एंड ही टॉक्स अबाउट कि मतलब जो रूल था, मुसलमान रूल था, वो पहले जो रूलर्स आए थे वो पहले फॉरेन हुए होंगे, लेकिन जब आए थे तो वो सेटल हो गए यहाँ पे और सन्स ऑफ सॉइल बन गए। और जो अकबर और औरंगजेब हैं वो उतने ही इंडियन हैं जितने आज, मतलब वो यहाँ ही पैदा हुए, यहाँ ही पैदा हुए थे, यहाँ पे शादी की, अपना घर माना और यहाँ पे मर गए। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, भाई आज की सिटीजनशिप की परिभाषा ये है कि आप किसी भी नेशनैलिटी के हों, अगर आप जन्म आपका यहाँ हुआ है तो नेचुरली आप तो इससे जो भी यहाँ पे रहता है और उनका कल्चर, और वो सब लोग इंडियन हैं, और इंडियन सिटीजनशिप में धर्म को मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है। और फिर और भी कॉम्प्लिकेट होती है स्टोरी, क्योंकि 1920s में फिर वो हिंदू महासभा में होते हैं, क्यों वो ज्वाइन करते हैं, उसका एक कॉन्टेक्स्ट भी है क्यों उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत सारे राइट्स हो रहे थे उस टाइम, बहुत सारा डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी चल रहा था वो डिसइंटीग्रेट हो रहा था, राइट्स हो रहे थे। और एक तरफ शुद्धि संगठन मूवमेंट हो रहा था, दूसरी तरफ तंजीम तबलीग मूवमेंट हो रहा था, कम्युनल मोबिलाइजेशन दोनों तरफ से हो रही थी। लखनऊ पैक्ट जो हुआ था तिलक और जिन्ना के बीच में, वो भी टूट रहा था इस टाइम। और एक कोहाट रायट भी हुई थी मुस्लिम मेजॉरिटी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। तो ये सब उनके माइंड पे प्ले कर रहा था। वो हिंदू महासभा में चले गए और लीडर बन गए हिंदू महासभा के। इसलिए भी उनको माना जाता है कि अरे आप हिंदू महासभा में हो तो आपने हिंदुत्व ही माना होगा। लेकिन जब उनका आप सोच पढ़ते हैं उनके स्पीचेस और राइटिंग्स, तो उसमें ये पता चलता है कि वो हिंदू मिलिटेंसी, मतलब मिलिटेंट हिंदू पॉलिटिक्स उन्होंने आर्टिकुलेट किया, लेकिन उनका जो विजन था फॉर द फ्यूचर वो एक सेक्युलर इंडियन नेशन स्टेट था। लाला लाजपत राय जो हैं, वो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि फिर उनका आइडिया जो है वो हिंदुत्व का आइडिया, हिंदूवाद का आइडिया, नेशन का आइडिया, ये तो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। और क्या मैं सही होऊंगा अगर मैं ये बोलूँ कि वो इतिहास में कंफ्यूज्ड भी दिखे अपने आइडियाज़ को लेकर के? या उनको ये भी बोल सकते हैं कि एक तो कोई भी व्यक्ति ऐसा भी होता है जो फ्रॉम द एज ऑफ 20 to 60 वो काफ़ी चेंज भी होता है। बट हाँ, वो एक आइडिया ऑफ नेशनहुड जो था वो भी चेंज हो रहा था इस टाइम। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के पहले जब वो नेशन कह रहे हैं, वो नेशन स्टेट के वे में नेशन नहीं बोल रहे हैं, तो वो नेशन एक कम्युनिटी की तरह मान रहे हैं उसको। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि हिंदू नेशन, जैसे कॉम, हिंदू कॉम, मुस्लिम कॉम, हम बाद में इंडियन कॉम बनेंगे, पर वो सोच नहीं पा रहे हैं इस टाइम कि क्या है ये इंडियन नेशन जिसकी मैं बात भी कर रहा हूँ, उसको हिंदू और मुस्लिम को क्या। वन्या जी, मुझे ये बताइए कि जब वो एक बहुत ही इवॉल्व्ड आइडिया कि हम लोग हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हमारी अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं, लेकिन वो मैं एक्सेप्टेबल है मुझको, लेकिन फिर मैं बाद में जाकर के हिंदू महासभा ज्वाइन कर लेता हूँ, और फिर एक छवि ये प्रस्तुत होती है कि ये तो हिंदुत्व में ही विश्वास रखते होंगे इसीलिए हिंदू महासभा में गए। आप जो हैं वो शस्त्र उठाने की भी बात करते हैं, लेकिन अपने सुरक्षार्थ कि जो इन्वेडर्स आ रहे हैं उससे हिंदुओं को बचाने के लिए आप शस्त्र उठा लें, लेकिन उसके बाद आप जो हैं वो एक पीसफुल स्टेट की भी बात करते हैं। इसी लिहाज से मैं आपसे पूछ रहा था कि ये आपको लगता है उनकी जो परिभाषा थी हिंदू की, या आइडियाज़ जो उनके अलग अलग आइडियाज़ थे एक नेशन के लिए, वो प्रैक्टिकल नहीं थे? इतिहास के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो वो प्रैक्टिकल नहीं थे। मतलब उनके जो अनुयायी होंगे या उनके समर्थक होंगे वो भी ये सोच रहे होंगे भाई पहले आप मन बना लीजिए कि आपको क्या चाहिए, आप तो बदलते चले जा रहे हैं। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था। ऐसा मतलब एक उस समय तो एक कॉन्टेक्स्ट था जो उसको हमें
उस कॉन्टेक्स्ट में उनके आइडियाज़ को समझना पड़ेगा और पॉलिटिक्स को भी समझनी पड़ेगी। तो एक तो ये है कि हाँ, एक रायट हुई इतनी बड़ी जो जिससे उनने रिएक्ट किया और फिर हिंदू महासभा में वो गए और फिर हिंदू पॉलिटिक्स उनने आर्टिकुलेट करी कि हाँ, हमें एकजुट होना है पोलिटिकली। लेकिन उनका जो विजन तभी भी था वो ये था कि सेक्युलर इंडियन नेशन स्टेट जो है वो होगा फ्यूचर में। अभी शायद वो सोच रहे थे कि पता नहीं इतना यहाँ पे मतभेद चल रहा है और वायलेंस चल रही है दोनों के बीच में, तो शायद अभी हम नहीं बन पा रहे हैं वो नेशन, लेकिन हमें वो नेशन बनाना है, सेक्युलर स्टेट बनानी है जो एक फाउंडेशन होगी इंडियन सेक्युलर। तो धर्मनिरपेक्ष इंडियन स्टेट बनाने की जो लाला लाजपत राय की अमंग द मेनी आइडियाज एक आइडिया जो उनका ये इवॉल्व हुआ, आप मानती हैं कि वो ही वो आइडिया था जो कि एक आज़ाद भारत ने अपनाया? क्योंकि हम लोग धर्मनिरपेक्ष थे सन 47 से, मतलब ना तो हम हिंदू राज्य हैं, ना तो हम मुसलमान राज्य हैं, ना हम सिख ईसाई, कुछ नहीं। ये जो स्टेट है यानी कि जो देश है उसका अपना कोई रिलीजन नहीं है। हाँ। तो आपको लगता है यहाँ पर आज़ादी के वक्त लाला लाजपत राय और जो अल्टीमेटली देश ने जो रुख अपनाया वो सेम था? काफ़ी हद तक सेम था, क्योंकि जैसे हिंदू थियोक्रेसी उनका विजन नहीं था। एक थियोक्रेसी नहीं लेकिन एक एस्टैब्लिश्ड स्टेट होता है, जैसे पाकिस्तान इज़ नॉट अ थियोक्रेसी, ईरान इज़, पाकिस्तान इज़ नॉट। वो एक स्टेट है जो रिलीजन को, वो प्रीस्ट नहीं चला रहे लेकिन वो एक धर्म को प्रिविलेज करता है ऑफिशियल रिलीजन। लाजपत राय को वो भी नहीं चाहिए था। स्टेट और रिलीजन को अलग रखना, स्टेट का गोल, स्टेट के जो ऑफिशियल्स हैं वो अलग हैं धर्म के ऑफिशियल से। जो पब्लिक पॉलिसी और लॉ है वो भी हिंदुइज्म को प्रिविलेज नहीं करता हमारा संविधान। लाजपत राय भी ये नहीं चाहते थे। रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए, जिनको जो मानना है वो प्राइवेटली मान सकते हैं, आपको नहीं कुछ मानना है वो भी मान सकते हैं, पब्लिकली भी आप मान सकते हैं, लेकिन स्टेट में नहीं लाना चाहिए। लेकिन ये भी था उनका कि मोर देन द कॉन्स्टिट्यूशन, उनका एक्चुअली जो उन्होंने एग्री किया, जो नेहरू रिपोर्ट, ये मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो थी 1928 की, उसमें एक्चुअली रिजर्वेशंस भी थे फॉर मुस्लिम्स कि जहाँ ये माइनॉरिटीज़ हैं, जिन जिन प्रदेशों में माइनॉरिटीज़ हैं या सेंटर में भी 1/4 रिजर्वेशंस उनके प्रोपोर्शन इन द पॉपुलेशन उसके मुताबिक देने चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली माइनॉरिटी हैं यहाँ पे। सो उनका फियर थोड़ा उनने समझा भी कि क्योंकि शायद वो खुद पंजाब से आते थे जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था और वो हिंदू माइनॉरिटी थे, अर्बन पंजाबी हिंदू माइनॉरिटी। तो उनको वो भाव समझ में आया। हाँ, कभी कभी उनका फियर भी यहाँ से आता था ऑफ मुस्लिम डिजाइन्स ऑफ डोमिनेशन, बिकॉज वो अपना फियर फ्रॉम द प्रोविंस जहाँ वो माइनॉरिटी थे वो ट्रांसफ़र कर रहे थे। लेकिन कभी कभी उनकी सिंपथी भी वहाँ से आती है। लेकिन जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था उस पर भी बोलना चाहिए, विच इज़ दैट ये एक जो हिंदू मिलिटेंसी और हिंदू पॉलिटिक्स है और विजन फॉर द फ्यूचर सेक्युलरिज्म, ये एक बहुत ही ईजी पोजीशन नहीं है एक इंसान के लिए अपने अंदर रखना फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये एक टेंशन में है दोनों, हिंदू पॉलिटिक्स और मिलिटेंट हिंदू पॉलिटिक्स, and using that as a means to create a secular Indian state, ये ultimately एक चीज़ दूसरी चीज़ को destroy कर देती है। तो ये easy position नहीं है for a long time ऐसे। easy position तो नहीं है, लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ वन्या जी, ये मैं दोबारा उस सवाल पर आ रहा हूँ, क्योंकि इतिहासकार have they assessed लाला लाजपत राय as someone जो कि अपनी आइडेंटिटीज़ को लेकर के और अपने हिंदुत्व की परिभाषा को लेकर के हमेशा ऑसिलेट करते रहे या बदलते रहे, और इस वजह से जैसे आज की डेट में, मिसाल के तौर पर आज की डेट में उनके कौन से आइडियाज़ जो हैं टिल हिज लास्ट ब्रेथ वो हिंदुस्तान में अपनाए हुए हैं, और क्या उनकी ऐसी चीज़ है जो कि हिंदुस्तान में नहीं अपनाया हुआ है हिंदुओं को लेकर के? जैसे हिंदुओं को लेकर के, आई थिंक गिविंग हिंदुइज्म ऑल्सो सम स्पेस इन दिस लैंड, ऑफ कोर्स एज द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ हिंदुइज्म्स ऑल्सो, उसके लिए अपनी अपनी स्पेस है। और चाहे उसको प्रिविलेज ऐसे नहीं दिया हो, उसकी जगह है, उसको काफ़ी माना जाता है, लेकिन विद अदर कल्चर्स ऑल्सो। एक हिंदू कल्चर है, उसमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिंदूज हैं, और डिफरेंट जो नॉन हिंदूज़ हैं उनकी भी। सो इन्हें जो थर्ड फेज़ में जैसे अपना आर्टिकुलेट किया था, अपना विजन फॉर नेशनल कल्चर, जिसमें हिंदू और मुस्लिम कल्चर्स को माना जाएगा और अदर कल्चर्स ऑल्सो, उसको नेशनल कल्चर माना जाएगा, या डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी माना, जस्ट डाइवर्सिटी।
को अपनाया को सेलिब्रेट किया जाए। ये जो पॉइंट आपने बोला वो आपकी किताब में भी है, जिसमें आप लिखती हैं राय वांटेड सोशो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन ऑफ हिंदूज टू एस्टैब्लिश सेक्युलर इंडियन स्टेट फॉर रिलीजियो कल्चरल डाइवर्सिटी। ये आपने अपनी किताब में लिखा है। तो उनको सोशो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन ऑफ हिंदूज चाहिए था ताकि उससे सेक्युलर स्टेट बने। सोशो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? जो मैं समझ पा रहा हूँ क्या है कि हिंदू धर्म भी बटा हुआ था, जातियों में बटा हुआ था, अभी भी बहुत हद तक बटा हुआ है, राजनीति उसी के आधार पर होती है, लेकिन तब और ज़्यादा तीव्र रूप से बटा हुआ था। जैसे लोग अपने नाम के आगे पंडित फलाना फलाना लिखते थे या ठाकुर फलाना फलाना लिखते थे। हिंदू आइडेंटिटी अपने आप में उस तरीके से नहीं थी, बट आपकी कास्ट जो है वो आपकी आइडेंटिटी बहुत मुखर रूप से थी। और ये चीज़ हमने भारत की राजनीति में बहुत तेज़ी से बदलते हुए देखा जब हिंदू या और हिंदुत्व राजनीति बहुत ऊपर आई, जिसमें फिर क्या ठाकुर, क्या पंडित, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, अब वो बीजेपी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है कि वो 80% ऑफ द पॉपुलेशन उसको पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि जितना कंसोलिडेट। तो एक तरीके से सोशो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन ऑफ हिंदूज, आपको लगता है जो वो चाहते थे वो काम आरएसएस की आइडियोलॉजी से निकली हुई बीजेपी कर पाई है? जो वो काम, बट उनके लिए तो वो कॉन्टेक्स्ट भी एक डिफरेंट था मुझे लगता है। आई मीन द फैक्ट दैट उस टाइम दोनों हिंदूज और मुस्लिम्स के पास पावर नहीं था, ब्रिटिश रूल था। तो उस टाइम तो पावरलेसनेस वाली फीलिंग थी। और उस टाइम एक नेगोशिएशन चल रही थी कि किसको क्या मिलेगा अल्टीमेटली जब ब्रिटिश चले जाएंगे, तो कैसा संविधान बनाया जाएगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उनको लग रहा था कि जो मुस्लिम लीग मांग रही है वो हद से थोड़ा ज़्यादा है। तो उनका ये था कि जब ब्रिटिश चले जाएंगे तो हिंदू रूल होगा यहाँ पे, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी है, तो हमें सेफगार्ड्स चाहिए। और काफ़ी जैसे अल्टीमेटली जिन्ना ने भी कम्युनिटी को छोड़ के मुस्लिम को नेशन बताया कि अच्छा नहीं, हम हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं करते, हम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी बन जाएंगे फिर। तो हम मुस्लिम और हिंदू नेशन की बात करते हैं और उसके बेसिस पे एग्रीमेंट करेंगे। नहीं तो मुस्लिम्स तो माइनॉरिटी में रह जाएंगे और उस पे हिंदू रूल होगा, हिंदू मेजॉरिटी रूल। तो इस समस्या से निकलने के लिए मुस्लिम लीग ने थोड़ा अपने नंबर से ज़्यादा मांग रहे थे। और लाजपत राय का सोशियो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन था, वो ये था कि नहीं, हम आप नंबर से ऊपर आपको नहीं देना चाहिए। एक डेमोक्रेसी का लॉजिक भी होता है नंबर्स का, उसी हद में आपको रहना चाहिए। तो मतलब जिसकी जितनी संख्या है उसी हिसाब से हिस्सेदारी, प्रोपोर्शनेट वो हद होनी चाहिए उस पावर शेयरिंग एग्रीमेंट या जो भी मान लीजिए। एंड हाउ वाज दिस डिफरेंट फ्रॉम हेडगेवार, सावरकर? आई थिंक बिकॉज लाजपत राय ने उसको ऐसे एक मींस टू एन एंड देखा। उसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि काफ़ी बार आप ऐसी जो मिलिटेंसी कर रहे हो उसकी वजह से ही दरार पैदा हो रहा है और इंस्ट्रेंजमेंट हो रही है, पोलराइजेशन हो रहा है। उनको या शायद नहीं पता हो, लेकिन वायलेंस भी होता है इससे, दिस काइंड ऑफ मिलिटेंट हिंदू कंसोलिडेशन। और वहाँ पे मुस्लिम अदर पीपल वर ट्राइंग टू bring the two communities together in a very different way. This is an odd way of realizing the secular Indian nation. On the other hand, और जो लोग थे हिंदू महासभा में उस तरफ जा रहे थे सावरकर की तरह, जहाँ ये एक मीन्स टू एन एंड नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है कि यहाँ पे जो रहते हैं बहुमत में हिंदू जो हैं उनका देश है। ये स्लोगन उनका ये भी था, हिंदुस्तान हिंदुओं का। तो ये लैंड हिंदूज का है, संस्कृति जो भारतीय है वो भी हिंदू ही है खाली। तो ये सब चीज़ें लाजपत राय ने ही बोली कि पूरा जो हिंदुस्तान है वो खाली हिंदुओं का है, या यहाँ की संस्कृति खाली वो नहीं चाहिए। या उन्हें ये भी बोला था कि हिंदू राज जो मानता है, अभी भी जो हिंदू राज 1924 में ने बोला था कि हिंदू राज के जो सपने देखता है वो और मुसलमान को क्रश करना चाहता है, वो उनको पता होना चाहिए कि वो कितने फूलिश हैं और वो कितनी इंसेन वाले ये जो आइडियाज़ हैं, पागलपन का जो आइडिया है वो हिंदुइज्म को भी नाश कर देगा और हिंदुस्तान को भी नाश कर देगा। सो इट विल रूइन द हिंदुइज्म अलोंग विद देयर कंट्री। एंड देन गिविंग स्पेस टू हिंदुस्तानी कि हम तो थोड़ा एक आइडिया मल्टी कल्चरल का उनका था, डाइवर्सिटी का था। जो उन्होंने ये भी बोला था कि वन रिलीजन एंड वन टंग, मतलब एक धर्म और एक भाषा, ये वाली जो आइडियोलॉजी है यूनिफॉर्मिटी की और होमोजेनाइजेशन की, ये एक पागलपन है। और ये मिडीवल आइडिया है, वन नेशन वन चर्च, मिडीवल टिरनी, दैट्स व्हाट ही। वन नेशन वन टाइप की चीज़ के आप कहती हैं लाला लाजपत राय इस
इस आइडिया के खिलाफ थे। हाँ। और यहीं उनका थोड़ा फर्क जो था, डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए, विविधता को आगे बढ़ाने की उनकी ये एक हाँ, तो ये कभी कभी काउंटर प्रोडक्टिव वे में रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं एक सेक्युलर इंडियन नेशन, जो और लोगों ने और तरीके से किया होगा, जो पीस के थ्रू या ट्रस्ट बिल्डिंग के थ्रू जो वो पहले अपने थर्ड फेज में कर रहे थे। जैसे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था, ट्रस्ट, एक हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में ट्रस्ट पैदा करने के लिए, एक दूसरे के कॉजेज सपोर्ट करें, एक दूसरे के फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करें, और बस ये जैसे कि आपकी किताब में ये भी लिखा हुआ है कि जहाँ पर सावरकर की परिभाषा ये थी कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज हो हिंदूज़ की, वहीं पर लाला लाजपत राय का ये मानना था कि मुझे हिंदुस्तानी से भी बैर नहीं। हाँ। और हिंदुस्तानी क्या थी, एक मिश्रण था हिंदी और उर्दू का, जिसको हिंदुस्तानी बोला जाता था। तो लाला लाजपत राय को हिंदुस्तानी से कोई बैर नहीं था। हाँ। हाँ, ये so I think ये भी एक डिफरेंस है। हाँ। ये भी डिफरेंस है। एक हिंदी, और उनको सावरकर को तो लगता था कि ये परवर्टेड हाइब्रिडिज्म, उनको लगता था ये हिंदुस्तानी मिश्रण और ये सब, तो उनके लिए हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी, मतलब हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हाँ, या जो लोग नहीं जानते, हिंदुस्तानी का हिंदू से कोई लेना देना नहीं था। हिंदुस्तानी वाज एक्चुअली अ लैंग्वेज जो कि हिंदी और उर्दू के मिक्स से जो बोली जाती थी, उसको हाँ। हिंदुस्तानी और बोला वो जाता एक्चुअली वो मिक्स ऐसा नहीं था कि वो प्योर थी और फिर मिक्स हो गई, वो एक ही थे। हाँ, इवॉल्व भी ऐसे हुआ, वो ऐसे ही पैदा हुआ है। तो लाजपत राय आल्सो सेज दैट इन द थर्ड फेज कि मुस्लिम्स जो आए थे या यहाँ के जो हैं, वो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंडियन नेशनल कल्चर को, जो दिखता है उर्दू और हिंदुस्तानी में, जो प्योरली इंडियन है। और ये हिस्टोरियंस आज भी यही मानते हैं। आपने ये बोला था लाला लाजपत राय हिंदुइज्म वाज एन एंटी, मतलब ये आपकी किताब से जो सार निकलता है, इट्स ही हैड अ वेरी एंटी मोनोलिथिक आइडिया। मतलब हिंदू को आप ऐसे मत समझिए कि मतलब यही हैं और ये पूरा ऐसे का ऐसे ही है। इतना उन्होंने अपना दिमाग हमेशा अपनी परिभाषाओं में खुला रखा, हिंदुइज्म की परिभाषा में। हाँ, आई वुड से कि पहले जैसे उनकी तो मैं एवोल्यूशन बता सकती हूँ कि पहले उनका मेन कंसर्न था कि इस कॉलोनियल रूल के अंदर जो बताया जा रहा है कि इतने यहाँ पे डाइवर्सिटी, हिंदूज के अंदर जो डाइवर्सिटी थी उसको प्रॉब्लम माना जाता था। तो एक्चुअली उनने इनिशियली जब वो आर्य समाज, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्य समाज, तब उन्हें एक्सेप्ट भी किया था थोड़ा सा, काफ़ी हिंदुओं के तरह उस टाइम पर, कि ये एक प्रॉब्लम है डाइवर्सिटी, जो रिलीजियस इतने सारे बिलीफ्स हैं, इतने सारे रिचुअल्स हैं, इतने सारे प्रैक्टिसेस हैं, ये प्रॉब्लम है और इसी की वजह से आप बटे हुए हो या कुछ। तो उन्हें ये माना और फिर अपनी उनकी परिभाषा जो थी वो ये थी कि एक वेदा, एक ही टेक्स्ट है, इतने सारे जो टेक्स्ट और हैं वो ह्यूमन क्रिएशन है, डिवाइन टेक्स्ट एक है वेदास, और जो मूर्ति पूजा है, जैसे ब्रिटिश उनको लगता था कि ये थोड़ा बैकवर्ड है काफ़ी, तो उनकी ये भी उनने अपनाया, काफ़ी हिंदूज ने ये इस टाइम अपनाया था कि ये है बैकवर्ड मूर्ति पूजा। तो उनने ऐसे बोला कि जो वेदास में था अब हो गया होगा ये सब बहु व्हाट यू कॉल पॉलिथीज्म, बहुदेव, हाँ, वादी, मतलब पॉलिथिस्टिक हो गए और आइडल वर्शिप करने लगे, टेम्पल गोइंग, ये सब बाद में ऐड हुआ है। जो रियल हिंदुइज्म वेदास में है आर्य समाजियों के हिसाब से, हाँ। वो ये था कि यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो वेदर और नॉट वेदास में ये लिखा है, उनका जो आर्टिकुलेशन ऑफ हिंदुइज्म था वो काफ़ी इन्फ्लुएंस था कॉलोनियल क्रिटिसिज्म से, बट ऑल्सो ट्राइंग टू चैलेंज दैट। पर उनकी परिभाषा भी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। मुझे बहुत फनी लगता है वन्या जी, क्योंकि आप इतिहास देखें तो बहुत कुछ उनकी बात ऐसे लगती है कि वो जो सेक्युलर इंडियन स्टेट की परिभाषा कांग्रेस की थी या कांग्रेस के नेताओं की थी, वो उससे मेल खाते हैं। लेकिन इतिहास ये भी बताता है दैट ही यूज्ड टू प्रैक्टिस एंटी कांग्रेसिज्म, और कांग्रेस का जो आइडिया था ऑफ नेशनहुड एंड नेशनलिज्म, उसके वो खिलाफ थे। कैसे? दूसरी चीज़, वो आर्य समाजी थे और सर सैयद से कांग्रेस को बचाने के मूवमेंट में भी विश्वास रखते थे। ये कैसे हो रहा है ये मिश मैश? मतलब वो आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं हो गया? इसलिए तो इतना टाइम लग गया मुझे ये पढ़ने लिखने में, टू मेक सेंस ऑफ कि ये जो है ओवर 40 इयर्स जो चेंज हो रहा है, व्हाट ये क्या है ये चेंज और क्यों हो रहा है और इसका मीनिंग क्या निकलता है। तो आई थिंक इस टाइम तो ये था कि जो नेशन हम आज समझते हैं वो एक ही टाइप ऑफ नेशन को समझते हैं, हर मतलब
एक नेशन है वो एक कल्चरल कम्युनिटी होती है और उसको एक सेल्फ रूल, हर नेशन का एक स्टेट होता है। अब हम ये जानते हैं, मतलब अब हम ये काफ़ी हद तक मानते हैं, मतलब लेकिन अब 1915 से पहले काफ़ी हद तक नेशन का जो डेफिनेशन था वो इतना फिक्स नहीं था। वो वर्ड जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि नेशन को पहले कम्युनिटी की तरह बोलते थे और एम्पायर्स थे। एम्पायर्स बहुत ही नॉर्मल बात थी उस टाइम की, सब जगह वर्ल्ड में फॉर सदियों से एम्पायर्स वर द मोस्ट नेचुरल थिंग। तो ये नेशनलिज्म अभी पैदा हो रहा है, इसलिए भी ये फ्लक्स में एक है। और लाजपत राय इस ज़माने में जीते हैं जब ये चीज़ें फिक्स नहीं हुई हैं इतनी। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अभी थोड़ी देर पहले बताई कि भाषा को लेकर के रिजिडिटी जो सावरकर की थी, जिसको बिल्कुल नहीं मानते थे लाला लाजपत राय, और भी तमाम चीज़ों में उनका ये मानना था कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पुश करते हैं तो यू विल एंड अप डिस्ट्रॉइंग हिंदुइज़्म। अगर आप बहुत ज़्यादा प्योरिस्ट हो जाएंगे उसको लेकर के तो आप हिंदू की परिभाषा और उसकी पहचान और आइडेंटिटी ही ख़त्म कर देंगे। इसके बारे में थोड़ा बताइए। यही कि अगर आपका एम बन जाता है कि यूनिफाई कैसे किया जाए, हिंदू यूनिटी कैसे, अगर आपका प्राइमरी एम ये है और आपका एम धर्म को समझना नहीं है या प्रैक्टिस करना नहीं है, बिलीफ, वर्शिप, फिलॉसफी जो हिंदुइज्म में है, अगर आपका ये एम हो जाता है कम्युनिटी बिल्डिंग या नेशन बिल्डिंग, तो आप, और ये लाजपत राय में भी दिखता है फर्स्ट 2 फेजेस में कि आप कैसे अपनी परिभाषाएं चेंज कर रहे हो धर्म की टू सूट और टू सर्व दैट एंड। तो वो चाहे वेदों में कुछ और हो या किसी और टेक्स्ट में कुछ और हो, आप उसकी रीडिंग ऐसे कर रहे हो जिससे आपका दूसरा एक एम जो है कम्युनिटी। तो धर्म के भी डिफरेंट मीनिंग होते हैं। एक होता है जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मानते हो, बहुत गहराइयों में आपको उसको समझना है और प्रैक्टिस करना है, और एक दूसरा होता है आइडेंटिटी। तो ये 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी होते हैं। और लाजपत राय का फर्स्ट 2 फेजेस में ये दिखता है कि वो कैसे धीरे धीरे उनका वेदा भी चले जाता है, मतलब पहले वैदिक मोनोथीज्म को आप मानते, उसके थ्रू आप यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे थे हिंदूज को, लेकिन आपको पता चला कि सनातनी मूर्ति पूजा करते हैं, वो पुरानास को मानते भी हैं, उनके लिए भक्ति इम्पोर्टेंट है। तो आपके आर्य समाजी जो डेफिनेशन है वो नहीं मानेंगे ये जो, और हिंदू इतने सारे जेन्युइनली डाइवर्सिटी है जो एक समस्या नेसेसरीली नहीं है, वो खूबसूरती भी हो सकती है, ऐसे भी माना जा सकता है। वो डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी है, वो हर धर्म में वैसे है डाइवर्सिटी। जो ऑल्दो कोई लोग सोचते हैं कि और धर्म में बहुत कोई यूनिटी है जो यहाँ पे लैकिंग है, वो नहीं है। वो खूबसूरती और डाइवर्सिटी सब धर्म में एक्चुअली है। जो लाजपत राय ने भी बोला था कि इतनी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में है तो यहाँ पे ये भी है, पर वो कैसे मतलब लेकिन अगर आप कल्चर की तरफ जैसे वो चले गए, बिलीफ कम होता गया और कल्चर, हिंदू कल्चर बिकेम द मीन्स टू यूनाइट। समझ गया। मतलब धर्म पूजा सनातन इस तरीके से नहीं, लेकिन धर्म एज अ वे ऑफ लाइफ, उस आइडिया को उन्होंने, हाँ, धर्म एज अ वे ऑफ लाइफ। उन्होंने तो ये भी बोला कि जैसे एथिस्ट भी आप आउटर फॉर्म ले लीजिए, पकड़ लीजिए हिंदू होने का, और जैसे ये थोड़ा सिमिलर है भी उनसे, सावरकर से, क्योंकि वो भी कहते हैं कि डॉगमा और बिलीफ और डॉक्ट्रिन की बात नहीं है हिंदुत्व इज ब्रॉडर देन हिंदू धर्म। तो ये जो खेल है बिटवीन रिलीजन, हिंदुइज्म एंड हिंदू कल्चर, और इनका जो यूज होता है उसको भी हमें डिफरेंट वे में पर इतिहास से आपकी इस किताब में, आपके शोध में आपने ये पाया है कि कहीं भी उन्होंने असर्ट करने का उस तरीके से, एटलीस्ट मतलब जैसे जैसे उनका भी थिंकिंग इवॉल्व हो रही थी 40 साल में, उन्होंने ऐसा हिंदू नहीं बनना चाहते थे जो अपने आप को इस कदर असर्ट करे, एक ही आइडिया को ले करके असर्ट करे। वो लाला लाजपत राय उसमें विश्वास नहीं रखते। हाँ, ये हम बोल सकते हैं, जो डिस्पाइट ऑल द फ्लूइडिटी जो मैं कहती हूँ इस बुक में, फ्लूइडिटी, चेंजेस, कॉन्ट्रडिक्ट, लाइक इनकंसिस्टेंसीज और टेंशंस भी हैं, लेकिन तभी भी कुछ एक वो ऐसे नहीं है कि कुछ भी बोल देते, मतलब कोई कोहेरेंस है उसमें। और हिंदू आइडेंटिटी इम्पोर्टेंट है, हिंदू कम्युनिटेरियन आइडेंटिटी, मतलब एक समुदाय है, उसके इंटरेस्ट भी कुछ हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। कोई लेकिन और हिंदू मेजॉरिटी भी वो कहते हैं कि इम्पोर्टेंट है, मतलब उनका जो सेक्युलरिज्म है वो भी एक अजम्पशन पे बेस्ड है कि इस देश में एक हिंदू मेजॉरिटी है और एक 2 और सब नॉन हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, इसको मानना चाहिए। डेमोक्रेसी में नंबर्स होते हैं और ये है एक फैक्ट उनके लिए। लेकिन तभी भी हिंदू थियोक्रेसी को कभी नहीं सपोर्ट किया, इस्टेब्लिश्ड
इस्टेब्लिश स्टेट्स जो होते हैं, जो प्रिविलेज करते हैं एक धर्म को, उसको नहीं सपोर्ट किया। रिलीजियस फ्रीडम सबके लिए, इक्वल सिटीजनशिप, तो इस नागरिकता के मामले में धर्म को मत लाओ। और डाइवर्सिटी मामूली बात है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। नागरिकता के मामले में धर्म को ना लाना, ये लाला लाजपत राय का मानना। और स्ट्रॉन्ग आइडिया कि हिंदू राज तो जैसे मैंने बोला पागलपन है और ये नाश कर देगा हिंदुइज्म और मतलब इंडिया को। हिंदू राष्ट्र के विरोध में थे, धर्म के आधार पर सिटीजनशिप या नागरिकता के विरोध में थे, धर्म के नाम पर हिंदी भाषा को हिंदुओं की भाषा बनाने के विरोध में थे। लेकिन फिर भी उनको ये लगता था कि ये करके भी आप हिंदुओं को आगे ले जा सकते हैं या उनकी बात को, उनकी आइडेंटिटी को ऊपर रख सकते हैं, और इसी से हिंदू बचेगा। मतलब हाँ, मतलब कि आई थिंक ये कॉन्टेक्चुअल भी था उनके दिमाग में, ये था कि जब एक सेक्युलर नेशन स्टेट बन जाएगा तो फिर हमें ये हिंदू जो सोशो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन है वो तो एक मीन्स है उनके लिए टू क्रिएट दैट। अब ये बन गया है और यहाँ पे हिंदू भी हैं, हम सब इंडियन हैं और नागरिकता एक समान होगी। तो अब उसके बाद मेरा इंटरप्रिटेशन तो यही है कि उसके बाद उनको नहीं लग रहा था कि ये ज़रूरत होगी। अब जैसे आज की डेट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ, आई मीन आई रियली वंडर, लाला लाजपत राय के नज़रों में अगर वो मतलब रिलीजन के आधार पर सिटीजनशिप के अगर खिलाफ थे तो फिर वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसी चीज़ों को किस तरीके से देखते या उसको किस तरीके से सोचते, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है सोचने को कि वो उनको एक्सेप्टेबल होता, हो सकता है हो भी जाता, क्योंकि हम जानते हैं उनकी परिभाषाएं जो हैं वो चेंज हुई 41 साल में। हाँ, मतलब लास्ट सवाल मेरा आपसे वन्या जी, आज की प्रेजेंट डे ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स जिस तरीके से हो रही है उसको वो आप लाला लाजपत राय के आइडियाज़ से उसको कितना सिंक्रोनाइज देखती हैं या कितना अलग या भिन्न देखती हैं? अव्वल तो मुझे नहीं लगता है कि प्योर फॉर्म में जो आइडियाज़ लोग प्रोफेस करते थे एक टाइम पर उस तरीके की आज की डेट में इम्प्लीमेंटेशन है। हम लोग शायद हम भी आज़ादी के बाद थोड़ा सा चेंज हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं हमारी परिभाषाओं में। तो नहीं, आपने पहले क्या पूछा था अबाउट सिटीजनशिप एक्ट, है ना? तो आई थिंक कि मतलब अगर वो कह रहे हैं कि नागरिकता और धर्म को अलग रखना चाहिए तो ये, और प्राइमरी और सेकेंडरी कुछ नहीं होना चाहिए। उनके आइडियाज़ ये बहुत क्लियर थे कि नागरिकता के क्वेश्चन में धर्म तो कहीं आना ही नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि हिंदुत्व, आज की जो हिंदुत्व ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है वो लाला लाजपत राय की जो परिभाषा थी ऑफ नेशनहुड, ऑफ बीइंग हिंदू एंड बीइंग इंडियन, वो उससे कितनी मेल खाती है या उससे कितनी भिन्न है, या फिर हमने भी अपनी वो परिभाषाएं जो हैं वो आरएसएस वाली परिभाषा जो है वो आज की डेट में बदली है या चेंज हुई है? तो आई मीन मुझे लगता है अब वो आप बताना मुझे कि आज क्या क्या हो रहा है, लेकिन हिंदू थियोक्रेसी, जैसे मैं कह रही हूँ, हिंदू थियोक्रेसी या स्टेट और धर्म को मिक्स करना उनका तो ये एकदम एक्सप्लिसिट था कि जैसे यूरोप और अमेरिका ने सेपरेट करा हुआ है वैसे भी हमें करना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स मत करिए। काफ़ी पॉलिटिक्स को भी काफ़ी हद तक आप धर्म से दूर ही रखिए। अब वो तो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा तो फिर लाजपत राय जी के विजन से हटके हो रहा है फिर, क्योंकि उनने तो क्लियरली ये बोला मतलब है लाला लाजपत राय उनके लिए तो ये सब काफ़ी हद तक बैकवर्ड भी था। उनको वो लेफ्ट विंग आइडिया से भी वो इन्फ्लुएंस थे थोड़े थोड़े कि ये जो अगर आपको बढ़ना है ऊपर, जैसे यूरोप बढ़ा है और वो ऐसे ही बढ़ा है कि आपने बैनिश करा हुआ है, तो कभी कभी वो ज़्यादा भी, कभी कभी कुछ हद तक ठीक भी होता है, कभी कभी रिलीजन को, धर्म के प्रिंसिपल्स को लाना, या अगर किसी को प्रोटेक्शन देना है या हेल्प करना है उसके लिए शायद कभी कभी जैसे कास्ट रिजर्वेशन होता है उसके लिए कास्ट को रिकग्नाइज करना पड़ता है। तो और उन्होंने किया भी था मुस्लिम रिजर्वेशंस को। सो लेकिन और क्या मैं बोल रही थी, मैं भूल गई। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। जो मोटा मोटा समझ में ये आया है वो ये कि रिलीजन के नाम पर एक देश की आइडेंटिटी या उसको बढ़ाने की बात राजनीति में उसके खिलाफ थे, और लाला लाजपत राय को लगता था कि ये तो नाश की ओर कदम है, ये उत्थान की ओर कदम नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है। तो ये कि और ये सब जैसे मल्टी कल्चरलिज्म और ये हिंदुस्तानी को भी मानना, तो ये एक आइडिया है जब वो सोच पा रहे हैं कि हिंदू कल्चर भी इम्पोर्टेंट है और दूसरे लोग जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। ये डाइवर्सिटी एक मामूली चीज़ है इंडिया के लिए और उसको सेलिब्रेट करना चाहिए।
बिल्कुल। वन्या जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये समय देने के लिए। लोकतंत्र सीरीज़ में दर्शकों से भी गुजारिश रहेगी कि ये किताब आप ज़रूर पढ़िएगा, बीइंग हिंदू बीइंग इंडियन। इससे क्या है, एक आइडिया आपको मिलेगा, एक अलग विजन या वर्जन भी आपको मिलेगा कि आप कैसे हिंदू हो सकते हैं, हिंदुओं को आगे ले जाने की बात भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप एक बहुत ज़्यादा ऐसे आप कम अक्रॉस नहीं करते हैं कि आप बहुत रिजिड हैं अपनी पोजीशन को लेकर के। तो वो चीज़ें अगर आपको जाननी है, लाला लाजपत राय को लेकर के भी लोगों के मन में बड़े कन्फ्यूजन होते हैं। बहुत सारे हिस्टोरियंस जो हैं वो उनको कंफ्यूज मानते हैं, वो उनको बहुत सारे लोग आरएसएस की ही श्रेणी में देखते हैं, लेकिन उनको समझने का एक कारण और एक वजह आपको वन्या जी ने अपनी किताब में ज़रूर दी है। तो ये देखिएगा ज़रूर, आज की इस राजनीति में, इस कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में वो कहाँ फिट बैठते हैं, वो आपको शायद इस किताब से उसका एक अंदाज़ा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद वन्या जी हमें समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।